नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मैं आप सबका साथी एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान में आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसको लेकर के जो नवीन जो प्रारूप लाया गया है कर्मचारी चयन मंडल की जो भर्ती परीक्षाओं को संचालित करने के लिए नवीन प्रारूप नियमों पर जो जन परामर्श बोला गया अभी सार्वजनिक सूचना, क्योंकि जब कोई जीएडी नया बदलाव लेकर के आती है हमेशा तो सभी को सूचित किया जाता है, खास करके जो उससे प्रभावित पक्ष जैसे स्टूडेंट हो गए, अभ्यर्थी हो गए, ताकि वो अपनी बातों को रख सके। कर्मचारी चयन मंडल की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें क्या हम एक एक तरह से पहले इसको रीड करेंगे, आप लोग अपने सुझाव देंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें करना क्या है। सबसे पहले है कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं को संचालित करने के लिए जो नया प्रारूप है, ये क्या कह रहा है। इस नया प्रारूप की इसकी चर्चा अगर हम करें, सभी को सूचित किया जाता है कि एक नया नियम लाया जा रहा है। और नया नियम क्या है हमारा? कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम। दो नियम है, तो अभी मैं व्यापम की चर्चा कर रहा हूं, पीएससी की चर्चा मैं अलग से करूंगा। तो एतद द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित नियमों के प्रारूप सूचना के साथ संलग्न है, अभी उसको पढ़ूंगा और विभाग की वेबसाइट gad.mp.in उपलब्ध है। प्रस्तावित नियमों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति मतलब आप, संस्था जैसे हम लोग हो गए, या हितधारकों को कोई आपत्ति या सुझाव देना है, जैसे किसी चीज की आपत्ति है तो आपत्ति लिख सकते हैं लिखित रूप में। कैसे? या कि आप जैसे लिखिए, लिख करके उसको क्या है बकायदा ईमेल जो आपका SOGAD इसको 1@mp.gov.in में प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला हमारा नियम है कि इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम। ठीक है। और 2026, और ये नियम कब से लागू होने आएंगे? 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। ये सब तमाम चीजें हैं। विस्तार इसका रहेगा, फिर पूरे एमपी में विस्तार रहेगा इसका, ये हमारी चीजें नहीं है। परीक्षा का आयोजन जो किया जाएगा उन सभी पदों जिसमें मंडल के माध्यम से भर्ती किया जाना है, भर्ती के लिए मंडल द्वारा अहर्ता परीक्षा का आयोजन ये किया जाएगा। ये है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपके लिए। ठीक है। अहर्ता परीक्षा। अहर्ता परीक्षा का मतलब हुआ संयुक्त अहर्ता। इसको बहुत अच्छे समझना, क्योंकि आज अगर समझ लोगे अच्छे से तो कल आपके बहुत काम आएगा। आप लोग अपने कमेंट डालते रहिएगा। 3 प्रकार की जो विभिन्न संवर्गों के पदों के लिए जो मंडल द्वारा जो वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएंगी, वार्षिक मतलब हर साल की बात कर रहा है, अब करे ना करे पता नहीं, पर इन्होंने बोला कि हम हर साल कराएंगे। सबसे पहले होगी संयुक्त तकनीकी अहर्ता परीक्षा। तकनीकी का मतलब टेक्निकल जो सब्जेक्ट होते हैं, टेक्निकल विशेषज्ञ की बात करते हैं, उसके बताऊंगा टेक्निकल क्या है। और एक होता है सामान्य अहर्ता परीक्षा, जो सभी एग्जाम्स के लिए आवश्यक है। ठीक है। क्या है हमारा? जो सभी एग्जाम के लिए आवश्यक है, उसकी चर्चा करेंगे। और तीसरा है शिक्षक अहर्ता परीक्षा। शिक्षक मतलब जिसे हम कहते हैं टीटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो 3 इन्होंने कॉमन एग्जाम्स को रखे। सबसे पहला है जो कंबाइंड हमारा है टेक्निकल जो एलिजिबिलिटी जो होती है उसके लिए परीक्षा है। दूसरा है जनरल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, और तीसरा है जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अब ये होता क्या है इसकी चर्चा हम थोड़ा सा आगे कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये कहेगा सबसे पहले तकनीकी। तकनीकी का मतलब क्या होता है? तकनीकी का मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट, जैसे आप लोग देखेंगे बहुत सारे परीक्षाएं, जैसे RO की परीक्षाएं होती है, कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जो ग्रुप 2, सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 3, ऐसे करके बहुत सारी भर्ती आती हैं। बहुत सारी जगह जो होते हैं वो एडवोकेट्स के लिए भी जॉब्स आती हैं, जिसमें विधि अधिकारी होते हैं, उनके लिए वो टेक्निकल कहला जाती है। अब ये टेक्निकल का मतलब क्या होता है? जब एग्जाम लिया जाएगा तो एक न्यूनतम अहर्कारी अंक होंगे। अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया, बड़ी अच्छी बात तो की ये थी कि बाकायदा जब इन्होंने ये जारी किया था जीएडी ने, तो इसमें लिखना चाहिए था इनको कि क्या आप मिनिमम मार्क्स रखेंगे आप। ठीक है। इन्होंने कहा कि न्यूनतम आहारकारी अंक है उससे प्राप्त अभ्यर्थियों को ही मंडल द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, बाकियों को स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा। तो मंडल द्वारा सभी अंक जो है परसेंटाइल रूप में जारी किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मतलब सब कुछ होगा परसेंटाइल। और लगभग 3 साल तक की ये पात्रता होगी। एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि मान लीजिए आप परीक्षा के स्कोर कार्ड 2026 की 10 जुलाई को जारी किया जाता है, तो स्कोर कार्ड 26, 27 लेकर के 28 तक मतलब जाके वैलिड होगा। मतलब कहने का मतलब एक बार अगर आपने एग्जाम दे लिया तो लगभग 3 साल तक आप जो है उसी के मार्क्स के अकॉर्डिंग आगे परीक्षा देंगे। आगे परीक्षा का मतलब वो भी समझा रहा हूं क्या करना है। शिक्षक के लिए तो आप जानेंगे, शिक्षक के लिए टीटी होता है, उसके मैं कुछ नहीं करूंगा। विशेष चयन परीक्षा ये क्या है? विशेष चयन का मतलब होता है कि जब आप पात्रता परीक्षा देने के बाद, पात्रता मतलब आपके पास एक स्कोर कार्ड आ गया, उस स्कोर कार्ड के बाद आगे कैसे बढ़ेंगे आप? तो विशेष चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जैसे विशेष चयन कैसे होगा उसकी चर्चा मैं थोड़ा सा आपको यहां पर देकर करता हूं। सबसे पहले आपकी होगी तकनीकी परीक्षा, साल में एक बार होगी। तकनीकी परीक्षा टोटल होगी आपकी, तकनीकी जो अहर्ता परीक्षा, जिसमें 25 नंबर का जीके जीएस सब आ जाएगा, गणित मैथ जो भी है।
75 नंबर में वो सब्जेक्ट रहेगा। कौन सा सब्जेक्ट? देखो आप जैसे एग्रीकल्चर अगर ऑफिसर के लिए आप जा रहे हैं तो 75 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर से होंगे। आप विज्ञान से संबंधित किसी चीज में जा रहे हैं तो 75 क्वेश्चन आपके किसके होंगे? विज्ञान के होंगे। आप कंप्यूटर विज्ञान के लिए किसी खास में जा रहे हैं तो उसमें मार्क्स होंगे किसके? कंप्यूटर के। उसी प्रकार से आप कॉमर्स के अगर जा रहे हैं तो होंगे कॉमर्स के। मैनेजमेंट के लिए तो मैनेजमेंट पे, विधि, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह ये सब करके लगभग 14 से 15 विशेषज्ञ प्रकार की एग्जाम्स को करवाएंगे। अच्छा, ये करवाने के बाद आपके पास एक चीज होगा, संयुक्त तो सामान्य अर्हता परीक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सभी के लिए, ये सभी के लिए कैसे? इस पे जो मार्क्स है टोटल 100 नंबर का पेपर है संयुक्त तो सामान्य परीक्षा का। अच्छा, थोड़ा सा इसमें एक चीज है कि दिक्कत इसमें है कि जो मैथ रीजनिंग का जो वेटेज होता था वो खत्म कर दिया गया लगभग, क्योंकि सामान्य ज्ञान 10वीं स्तर का जिसमें आपका करंट अफेयर सीधे सीधे पूछेगा 25 नंबर का, जिसमें स्टैटिक जीके भी होगा। और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिक्स की बात करें, मध्य प्रदेश की जो योजना स्कीम्स उसकी बात करें 25, तो टोटल हो गया 50। कंप्यूटर साइंस मान लीजिए 5 नंबर वगैरह, तो हो गया क्या 55। तो लगभग 55 नंबर का तो सीधे कहां पहुंच गया? आपके जीके पहुंच गया। गणित, तार्किक योग्यता, डाटा विश्लेषण DI, इस टोटल मिलाकर के समथिंग आएगा 20 नंबर का। तो ये जो 20 नंबर का है गणित और जो आपका मतलब मैथ्स और रीजनिंग जो है 20 मार्क्स समथिंग बस। उसके बाद आपका आएगा गद्यांश, व्याकरण, प्रशासनिक भाषा, भाषा ज्ञान। ये 25 नंबर में आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगी, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक। तो टोटल रहेगा आपका 100 नंबर। गद्यांश पद्यांश समझ गए, जैसे 12वीं 10वीं में हम लोग देते थे एग्जाम कि उसमें कुछ एक स्टोरी रहती थी, ठीक है, उस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे ऐसे करके कुछ। तो गद्यांश पद्यांश आप अच्छे समझते होंगे, तो इसमें गद्यांश पूछेगा, ठीक है। तो गद्यांश रहेंगे, गद्यांश में जो है आपको कुछ क्वेश्चन उसको सॉल्व करने होंगे। और प्रशासनिक भाषा, जैसे आप लोग जानते हैं प्रशासनिक भाषा का मतलब जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ठीक है, किसमें हम प्रशासन जिनका उपयोग करते हैं इसमें चीज करते हैं, ठीक है। MP पुलिस कांस्टेबल also, of course, because this is the most important examinations. So please guys, write all the detail. अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो कम से कम अपने दिमाग में इसको छाप लीजिए, because this is the most important. Because after qualifying this eligibility test, you will be eligible for the next recruitment. Because this is called common, इसको क्या संयुक्त combined general eligibility test. इंग्लिश में क्या कहेंगे? combined जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इट मींस कि किसी भी रिक्रूटमेंट में जाने के लिए आपको इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने एक दिक्कत किया है, क्या, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस जैसे एग्जाम्स होंगे उनमें क्या करेंगे, उसमें क्या चीज आएगी। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, मेरी जब आज बात हुई तो लगभग मुझे कुछ लोगों ने कहा सर ये सिलेबस गलत है, कुछ लोगों ने कहा सर सिलेबस सही है। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे 2 मिनट के रोक करके क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। पहले सुन लीजिए, फिर बताइए कि क्या ये सही है या गलत है। पहला देखिए, सबसे पहली बात है कि जो आपके ऊपर वर्डन था, क्योंकि मैंने सरकार का एक स्टेटमेंट पढ़ा था सरकारी कर्मचारी का, उनका कहना था कि कोचिंग पर जो निर्भरता जो है वो हमें खत्म करना है। तो कोचिंग पर निर्भरता, ज्यादातर कोचिंग बच्चे किसके लिए बिल्कुल जूझे रहते थे, वो था मैथ रीजनिंग। आप देखना जैसे पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता था तो मैथ रीजनिंग के लिए एकदम इंसान बिल्कुल पागल रहता था सुबह से लेकर शाम तक। तो उस चीज को लगभग उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया है, उनका कहना है। पर मुझे पता है कि ये सब आने से कोचिंग का ना तो कुछ नुकसान होने वाला है, और जिनको पढ़ाना वो पढ़ाएंगे, जिनको पढ़ना पढ़ेंगे, ठीक है। सरकार के कहने से कुछ नहीं होने वाला कि इसमें जो है कोचिंग का ये चीज है। अब एक चीज मुझे बताइए आप, सबसे पहले हम इसको यहां पर दरकिनार करके, शिक्षा का अर्थ में तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आपको पता है ये पहले से चला रहा है प्राइमरी टीचर का और वर्ग 1 का वर्ग 2 का एग्जाम चल रहा है। जो आपको लेटर में लिखना है, लिखना सब लोग, अब बताऊंगा भी कैसे लिखना है। आहरकारी अंक, इसे कहते हैं हम क्वालिफाइंग परसेंटाइल परसेंटेज। जब ESB इस एग्जाम को आयोजित करेगा तो केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के परिणाम जारी किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित न्यूनतम आहरकारी अंक प्राप्त किए हों। यदि परीक्षा प्रश्न पत्र को 1 से अधिक भागों में बांटा गया है तो अभ्यर्थी को भागवार आहरकारी अंक प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। भागवार समझते हैं, 2 पार्ट में अगर एग्जाम होगा तो, कि पार्ट A या पार्ट B में जो है आपको, जैसे पार्ट A 50 नंबर का, पार्ट B 50 नंबर का, तो आपको पार्ट A में इतने नंबर मिनिमम लाने, पार्ट B लाने। और जो न्यूनतम आहरकारी अंक का निर्धारण मंडल द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से किया जाएगा। अभी तक जो मेरे नजर में आया है, गैजेट 2013, आप सबको पता है कि न्यूनतम आहरकारी अंक होते हैं 50 नंबर 100 में, 50% जो कि अनरिजर्व के लिए और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए। और जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं उनमें 60% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 50% जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। तो लगभग ये जो मामला है, मेरा जो अनुमान ये कहता है कि इतना ही रहेगा कि लोग जो क्वालिफाई मार्क्स लेकर के आएंगे इतने ही लेकर के आएंगे, ठीक है। ये प्लीज दिमाग रखना, ठीक है। न्यूनतम आहर्ता, बहुत सारे लोग इसमें लोगों की जॉब जाएगी, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, बाद में आप लोग मेरे पास आएंगे तो ये नियम काम आएगा। न्यूनतम आहर्ता
मतलब योग्यता की बात कर रहा है कि मंडल द्वारा परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण करना अनिवार्य होगा। जैसे वैध प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या अन्य, ये अंतिम तिथि तक होना चाहिए। अगर अंतिम तिथि तक नहीं है तो दिक्कत आएगी। बहुत सारे कैंडिडेट मेरे साल पास हर साल आते हैं। अब एक चीज है जो आप लोग बहुत कंफ्यूजन में है, मैं उसको कंफ्यूजन के पहले पूरा दूर कर देता हूं। कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, नियम 6 संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा, संयुक्त समान अर्हता परीक्षा के परीक्षा परिणाम स्कोर कार्ड। इन नियमों का अधीन परीक्षा परिणाम में केवल निर्धारित न्यूनतम आहारकारी अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए मंडल द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। मंडल द्वारा सभी अंक मतलब परसेंटाइल जारी किए जाएंगे। संयुक्त तकनीकी परीक्षा अर्हता एवं संयुक्त असमान अर्हता परीक्षा के संदर्भ में स्कोर कार्ड परिणाम जारी होने के दिनांक से, ये तो आपको मैंने बता दिया। बहुत सारे कैंडिडेट्स का दिक्कत है ना, आप लोग बहुत पूछ रहे हैं मुझसे कि सर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में क्या होगा, एमपी पुलिस में क्या होगा, ये इसको पढ़िएगा, ठीक है। नियम 9 पढ़िए, जैसे एमपी पुलिस हो गया, ऐसे एग्जाम जिनमें एक ही फेज में एग्जाम होता है। नियुक्ति पोर्टल पर रिक्तियों का प्रकाशन, सभी विभाग भरे जाने वाले पदों की निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करेंगे। भरे जाने वाले पद की आरक्षण वर्ग संख्या, पद के संबंध में वेतनमान, आहारता का विवरण और आहारता परीक्षा के जिन विषय या विषयों के आधार पर नियुक्ति की जानी है उनका विवरण, यह अन्य प्रासंगिक जानकारी। अब अभ्यर्थी को भर्ती नियमों के साथ शारीरिक उपयुक्तता के मापदंड पूर्ण करना और शारीरिक परीक्षण परीक्षा उत्पन्न करना आवश्यक हो। ये बहुत ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसमें कि ये जो आपके लिए है, ये नियम जो 9 है, पुलिस कांस्टेबल जैसी जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए ध्यान रखेंगे आप लोग, थोड़ा सा समझेंगे कि भरे जाने वाले पर, जैसे पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम होने वाला है, तो पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए हमें क्या आवश्यक होगा। तो सबसे पहले हमारा जो स्कोर कार्ड है, जो हमने कॉमन एग्जाम्स लिए हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आपने जो अभी इस नियम के अकॉर्डिंग जो कहना चाह रहा है, क्योंकि यहीं पर कहना चाह रहा है कि अभ्यर्थी को भर्ती नियमों के अनुसार शारीरिक उपयुक्तता के मापदंड पूर्ण करना एवं शारीरिक परीक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। ये अच्छे सुनना, भारतीय नियमों के अनुसार शारीरिक उपयुक्तता, मतलब यहां पर 2 चीज जानकारी है कि अगर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट आ रहा है तो सबसे पहले जो भी उसके संबंधित जो नियम, सारे पद का विवरण, उसकी योग्यता क्या है, सब दे दी जाएगी। और जो आपने कट ऑफ या जो परसेंटाइल स्कोर आपने प्राप्त किया है, उसी के आधार पर आपको अगले चरण के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, किसके लिए बुलाया जाएगा? सिंपल है, वो बुलाया जाएगा आपके कि आप अगर पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हो तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर, आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा और आपको पहचान, मतलब आपको जो है इफिशियंसी टेस्ट, मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, जो अभी चीजें। अब इसमें थोड़ा सा जो बहुत सारे जो बच्चों के अंदर जो क्रक्स है कि पुलिस कांस्टेबल जैसे परीक्षाओं में क्या होगा, तो 9th नियम, मैंने इसको 2-3 बार पढ़ा था, ठीक है, तो इसको मैंने स्पष्टीकरण में जारी किया था कि जिन पदों के लिए शारीरिक परीक्षण परीक्षा का प्रावधान है, उन परीक्षाओं में चयन लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक परीक्षा जैसा कि भर्ती में प्रावधान है कि कुल प्राप्तांकों के अनुसार किया जाएगा। ये इन्होंने खुद ही अपना क्लास कर दिया है। क्लास ऐसे कर दिया है तो मध्य प्रदेश पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज्यादा डिलेमा में है कि सर हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे इसमें, कि जैसे जिन पदों के लिए शारीरिक परीक्षण, अब शारीरिक परीक्षण 3 पदों के लिए होता है, एज रेटेड बता रहा हूं। तो सबसे पहले ये बात कर रहा है कि जिन पदों के लिए शारीरिक परीक्षण का प्रावधान है, जैसे नंबर 1 सबसे पहला हुआ मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आबकारी वगैरह अगर हो गया उसमें तो ठीक, नहीं तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कहना चाह रहा है कि जिन पदों के लिए शारीरिक परीक्षण का प्रावधान है, शारीरिक परीक्षा किसमें होता है, बेसिक तौर पर एमपीएसआई कांस्टेबल में हो रहा है, उन परीक्षाओं में चयन लिखित परीक्षा एवं या लिखा अथवा शारीरिक परीक्षण परीक्षा जैसा कि भर्ती नियम में प्रावधान है, एक कुल प्राप्त अंकों के अनुसार किया जाएगा। आप समझिए बात को, 2 स्टेज हो गए, चयन परीक्षा का हो गया और एक आपका हो गया क्या, शारीरिक परीक्षा का हो गया। अगर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाले जीएडी वाले जो नियम अभी तक चैलेंज नहीं करते, जैसे अपने पास आया है जीओपी 150/2022 अभी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए लागू है, अगर वो बदलाव नहीं होता है तो आपको इस परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको ये कॉमन टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपका रिटन टेस्ट होगा जैसे भी 100 नंबर का होता था, और सीधे आपका फिजिकल टेस्ट होगा 100 नंबर, टोटल हो जाएंगे 200 नंबर। लेकिन इस नियम के प्रावधान आने के बाद, अगर फिर से क्या बोल रहा हूं, अगर इस नियम के प्रावधान आने के बाद अगर पुलिस डिपार्टमेंट अपनी जीओपी में चेंज करता है, अपनी जीओपी में क्या करता है, चेंज कैसे करता है, जैसे उदाहरण के लिए वो अपने जीओपी में परीक्षा के नियम को इस वाले को अडॉप्ट करता है, अगर इस वाले को अडॉप्ट करता है तब आपका सिर्फ एक कॉमन टेस्ट होगा जो स्कोर कार्ड होगा और सीधे आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। फिर सामान्य प्रसारण विभाग द्वारा एक से अधिक विभागों की रिक्तियों को संयुक्त रूप से भरने की प्रक्रिया नियुक्ति पोर्टल पर की जा सकेगी। खैर ये तो अब चीजें हमने क्लियर कर ली है। ये सब चीजें होने के बाद अब आते हैं हमारे आपके सवाल जवाब। आपको क्या लगता है कि हमें, हमारे लिए जो सिलेबस है
जो हमारे लिए जो स्कोर कार्ड बनाया गया है, क्या ये सही है या गलत है? आपको क्या लगता है? आपने बिल्कुल दिल खोल कर प्रतिक्रिया दी, मैंने आपको सही चीजें बता दी है, मैंने कुछ चीजों को छोड़ करके, ठीक है। सबसे पहला, आपको लगता है, अच्छे से सोच करके बोलिएगा कि स्कोर कार्ड अगर आएगा तो कुछ एग्जाम्स को छोड़ करके बाकी सभी एग्जाम्स में आपके काम आएगा। काम कैसे आएगा कि जैसे मान लीजिए बहुत सारी भर्तियां आती हैं, तो जो अलग अलग एग्जाम कराने पड़ते हैं वो ना हो करके एक एग्जाम हो जाएगा, 3 साल के लिए आपके पास स्कोर कार्ड होगा, और आप जब उस पर्टिकुलर भर्ती आएगी तो उसके चयन में सम्मिलित होकर के आप आगे की ओर निकल जाएंगे। तो ऐसा लगता है कई बार कि ये सिलेबस सही है गलत है, तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। सर आफ्टर वन जॉब वन टेक यू हैव ओनली वन जॉब इट्स रूल्ड, नहीं, एक्चुअली क्या है, ये जो एक जॉब लेने के बाद दूसरी जॉब, कहने का मतलब उसको समझिए। अगर मान लीजिए एक कांस्टेबल है और उसी रैंक की दूसरी जॉब लेता है, क्या मतलब का बना? कोई मतलब का नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सी ग्रेड की जॉब है, ठीक है, अब उसको बी ग्रेड की जॉब मिलती है, तो ऑफ कोर्स वो बी ग्रेड में जाएगा ही जाएगा, सी को छोड़ेगा ही छोड़ेगा, उसमें कभी भी आपको रोक टोक नहीं है, आप मत घबराइए। हमेशा रोक टोक होती है सेम ग्रेड पेपर, कि आप ग्रुप सी में अभी हैं, ग्रुप सी में आगे जाएंगे, तो दिक्कत की चीज होती है, वो अच्छी चीज नहीं होती है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं, नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छी चीज है, नेगेटिव मार्किंग बुरी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग से क्या होता है, जो सिर्फ अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे आप यूपीएससी लेवल का अगर पेपर देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज है, उसको आप मत हटवाइए, क्योंकि इसमें जो कचरा होता है साफ होता है, कचरा साफ होता है। तो नेगेटिव मार्किंग अच्छी चीज है, आप उसको अगर ढंग से देखेंगे, बस हाँ उसके अगर आपके लिए लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सब इंजीनियर के लिए भी सेम है, सब इंजीनियर का भाई एक कॉमन टेस्ट होगा और एक आपका ये होगा, बस सिंपल। हाँ सभी के लिए, चाहे सेक्रेटरीट के लिए हो, सभी के लिए भर्तियां होंगी इसमें। अनिल जी है, सर जीएडी के बनाए नियम विभागों द्वारा मना कहा जाता है, हर बार न्यू रूल लगा के रोक देते हैं कैंडिडेट्स को। हाँ नहीं, ये तो चीज देखिए, अभी जो आपका हो रहा है ना सर अनिल यादव जी, कई बार ऐसा होता है कि जो विभाग नियम बनाता है वो क्लैश होते थे, तो विभाग कुछ और कर रहा है, व्यापम कुछ और कर रहा है, तो अब जो है ये जीएडी करेगा। अब ये समझिए, जीएडी का मतलब होता है सामान्य प्रशासन विभाग, इसको फुल इसी खोल दीजिए। सामान्य प्रशासन विभाग का मतलब होता है कि प्रदेश में सबसे बड़ा, जैसे कैप्टन होता है एक प्रकार से, तो सामान्य प्रशासन विभाग एक कैप्टन है, मतलब उसने जो नियम बनाए हैं वो सभी विभागों पर बाध्यकारी होंगे, सभी विभागों को मानने ही मानने होंगे, ये चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो अब कोई किसी प्रकार का कोई क्लैश ना हो, इसीलिए जो है ये चीजें की जा रही हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये अब जो नया सिस्टम है वो क्यों लाया जा रहा है, ताकि अब विभाग क्लैश ना करें। जब विभाग ये नियम जो है सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को भेजी जाएगी जो उसके ऐड है, ताकि इस प्रकार कोई दिक्कत ना हो और कोई विसंगति ना आए। आस्क ओनली द सिलेबस व्हिच हैज बीन गिवन इन द नोटिफिकेशन। नहीं, लेकिन आगे शर्मा जी एक्चुअली बताऊं मैं आपको, तो सच में देखा जाए तो ये जो सिलेबस दिया गया है ये अभी जनरल सिलेबस दिया गया है। अभी हम इस पे देखिए यहां पर जाएंगे, जेडी खोले भैया, अभी इस पे क्या है, बहुत सारे लोग आपत्ति दर्ज करेंगे, मैं अभी बता रहा हूं आपको, देखो कैसे। जीएडी का अगर हम सर्कुलर को खोलते हैं, आप अपना नाम डालेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर, क्या करते हैं, किस नियम पर सुझाव देना चाहते हैं, किस नियम संख्या पर सुझाव देना चाहते हैं, ठीक है। अब अपना सुझाव 500 वर्ड में लिखना है। आप हिंदी अंग्रेजी जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हैं, आजकल सब चीजें अवेलेबल है, हिंदी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि आप मान लीजिए किसके लिए आप मैंने ईएसबी का देना चाहता हूं, तो आपको कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा का देना पड़ेगा आपको, और यहां पर अपनी चीजों को लिख दीजिए। तो अभी सिलेबस पर तमाम चीजों पर, ठीक है, क्योंकि जो टोटल नियम 29 नियम है हमारे और 3 परसिस्ट हैं, अब किस चीज पर इफेक्ट है आपका। और मैं जरूर कहूंगा कि आप जो भी अपने सुझाव दें, पर पहली बार ऐसा है बढ़ चढ़ के सुझाव दें, उसकी एक अपने पास प्रिंट रखें हमेशा। एमपी पुलिस के लिए अभी वही है, रिटन और फिजिकल टेस्ट, डोंट वरी। अरुण कह रहे हैं कि भैया जब भी कमीशन और बोर्ड कंफ्यूज करता है तो चौहान सर आते हैं, ठीक है, आप एनर्जी देते। पर देखो क्या है मेरे भाई दोस्त, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आपका ये साथी, आप लोगों ने अपने प्यार से बहुत दूर तक इसको पहुंचा दिया आपने। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पहले तो रोड, व्यापम के अधिकारी हो, सरकार के अधिकारी हो, किसी की इतनी क्षमता नहीं है, औकात नहीं है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे उंगली उठा दे, उंगली काट के रख दूंगा मैं, मतलब इतनी क्षमता रखता हूं, आज तो उंगली उठा दे, तो मतलब इतनी क्षमता आपने दी है मुझे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, और अभी रिसेंटली मैंने जो है सुप्रीम कोर्ट का जो बार एसोसिएशन ज्वाइन किया है। तो आज ये जो पूरी जो क्षमता, जो कैपेसिटी, जो इतनी चीजें बिल्डअप आई हैं, और आप लोगों की एक ताकत होती है कि यार चौहान सर हैं, जिला से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अपने साथ खड़े हैं। पर कुछ लोगों को क्या होता है कि हमेशा, अब आपको पता है कि मैं अगर एक पक्ष में आता हूं तो दूसरा पक्ष मेरे खिलाफ हो जाता है। मुझे इससे बात नहीं कि आप खिलाफ हो जाते हो, आप अपनी बात रख सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन जब वो बात बदतमीजी वाली आ जाती है, अब्यूजिव लैंग्वेज आ जाती है, नहीं समझे, गाली गलौज वाला तमाम चीजें, वहां पर बुरा लगता है। मैं भी जवान खून का व्यक्ति हूं कि नहीं, तो मैं ज्यादा आदर्शवादी बनता नहीं। मैं हमेशा कहता हूं आप मेरी आलोचना 100% मैं उस पर
जो है विचार करूंगा। अब मुझे आज ही बोलता हूं कि मेरे को प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार है, गाली गलौज स्वीकार नहीं भाई। वो कई बार क्या है कि मैं भी अग्रेसिव होकर मैं भी कुछ ना कुछ बोल देता हूं, और अगर ऐसा कुछ बोल देता हूं तो उसके लिए जैसे आप लोग दिल से क्षमा मांगे तो मैं भी क्षमा मांग लेता हूं, पर उस ऑन द स्पॉट में चीजें हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों से हमेशा जुड़ा हूं, हमेशा जुड़ा रहूंगा। और भी कुछ कहना बताइए। सब इंजीनियर का होगा सर, सब इंजीनियर का मैंने आपको बताया तो सही, 2 पेपर, एक कॉमन पेपर है और एक आपका टेक्निकल पेपर है। सर सॉरी बट स्टेनो की समूह में आएगी, हाँ सबकी समूह की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो जिसमें एक एग्जाम होते थे उसमें एक एग्जाम होगा, कॉमन एग्जाम है। जिसमें नहीं हो 2 एग्जाम होते थे उसमें 2 एग्जाम। ये अभी का जो इनका सिलेबस कह रहा है। फिर से मैं कहता हूं, नंबर सेव रखिएगा 9268683079, सेव करके कहीं छोड़ दीजिए। एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान कभी भी काम आ सकता है। और याद रखना जहां सारे रास्ते बंद हो जाएं एक बार महसूस कर लेना कि आपका कोई दोस्त, आपका भाई बैठा है यहां पर, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर आता रहूंगा। आज आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।